हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अटल एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे आयतन आयतन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से ठोसों का आयतन ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपके लगभग सभी कंपटीशन एग्जामों में और अपने यहाँ तक कि अपन 9th 10th इनकी भी बात करें तो इनमें भी ये चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ज़्यादातर अपन ठोसों की अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रिज्म, एक तो प्रिज्म टाइप का होता है। ठीक है, एक तो प्रिज्म हो गया और दूसरा आपका होता है दोस्तों पिरामिड। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। ठीक है दोस्तों, प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे अपन देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, प्रिज्म में तो क्या होता है, आपका जो बेस और टॉप होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम आकृति के होते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस आपका जो आधार है वो और जो उसका ऊपरी तल है वो दोनों क्या होते हैं, सेम आकृति के होते हैं। ये तो आपका होता है प्रिज्म। ठीक है दोस्तों, बेस और टॉप जो दोनों हैं वो आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, बेस और टॉप जो होते हैं वो समान आकृति के होते हैं। अगर जैसे मान लो आपके पास कोई भी ठोस है, अगर उसका बेस आयत है तो उसका टॉप भी आयत ही होगा। तो ये जो आपका जैसे मान लो ठोस बनता है तो ये आपका हो जाता है प्रिज्म। ठीक है, इसको लंबवर्तीय प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया लंबवर्तीय प्रिज्म। क्लियर है, बेस और टॉप अगर समान है तो वो आपका होता है प्रिज्म। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर अपन बात करें पिरामिड की, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो पिरामिड में क्या होता है, बेस चाहे कुछ भी हो, आयत हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो, कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन उसका टॉप जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, एक बिंदु ही होता है। ठीक है, उसका जो टॉप होता है वो आपका क्या होता है, एक बिंदु होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से भी देखो ये एक ट्रायंगल निकलेगा, इस आपके शीर्ष इस भुजा से भी, और यहाँ से भी ट्रायंगल जाएगा, और यहाँ से भी देखो ये ट्रायंगल जाएगा, और इधर से भी देखो ये ट्रायंगल आएगा। और ये सभी जो ट्रायंगल जो सभी त्रिभुज है ये आपके एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। ठीक है, ये मतलब आप कुछ भी ले लो, चाहे कुछ भी, जैसे मान लो ये आपका बेस हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया, अगर इसका टॉप भी ऐसा ही हो जाए, जैसे मान लो ये आपका ये बन गया। ठीक है, ये आपका क्या है, जैसा इसका बेस है वैसा ही इसका टॉप है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा इसका बेस है वैसा ही इसका टॉप है, तो ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, ये आपका प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, जैसा टॉप जैसा बेस वैसा ही टॉप अगर है तो वो आपका क्या होता है, प्रिज्म होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो मैं इसको ऐसे नहीं बनाकर अगर ऊपर एक केवल सीरा कर देता हूँ, जैसे एक बिंदु पे इस यहाँ से निकलने वाले इनको मिला देता हूँ पृष्ठों को, तो यहाँ पे देखो ये एक बिंदु पे मिल गया, इसका ये जो टॉप है वो तो एक बिंदु है और ये इसका बेस है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बेस तो आपका कुछ भी हो सकता है, आप इसको ट्राइंगल ले लीजिए, सर्किल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका एक बिंदु पे मिल गया, इसका मतलब ये आपका क्या है, पिरामिड है। क्लियर है दोस्तों, तो आपके प्रिज्म और पिरामिड ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर ठोस अपने जो होते हैं या तो प्रिज्म टाइप के होते हैं या फिर पिरामिड टाइप के होते हैं। क्लियर है, प्रिज्म और पिरामिड। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। बाकी तो जैसे मान लो अपन और भी कई आकृतियां ठोस बन जाते हैं, जैसे ये आपका कोई बेलन है, अब बेलन पे आपने क्या कर दिया, शंकु रख दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार के ये ठोस बन जाते हैं, वो बात की बात नहीं है, लेकिन अपन जो नॉर्मली जैसे देखते हैं तो एक तो या तो प्रिज्म की आकृति होती है या फिर आपके पिरामिड की आकृति होती है। ठीक है, जिसका बेस और टॉप दोनों सेम होते हैं वो आपका प्रिज्म होता है, और जिसका बेस तो चाहे कुछ भी हो लेकिन जो आपका जो टॉप है वो अगर एक बिंदु है तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, पिरामिड होता है। क्लियर है। चलिए, तो इनके आयतन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रिज्म होता है, ठीक है दोस्तों, अगर अपन इनके आयतन की बात करें, प्रिज्म के आयतन की बात करें, तो देखो दोस्तों इनका आयतन जो होता है ना, प्रिज्म का जो आयतन होता है, इसका जो आयतन होता है दोस्तों, ये आपका होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये आपका होता है किसी भी
प्रिज्म का क्षेत्रफल, किसी भी प्रिज्म का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होता है किसी भी प्रिज्म का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, सॉरी आयतन, ये किसी भी प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और अगर मैं पिरामिड के आयतन की बात करूं, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो ये दोस्तों आपका हो जाता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाता है, मतलब वो 1/3 हो जाता है। ठीक है, जो आपका जो इससे कुल मतलब यही पता चल रहा है कि प्रिज्म का जो होता है वो प्रिज्म का जो आयतन होता है उसका 1/3 हो जाता है पिरामिड का आयतन। ठीक है दोस्तों, तो प्रिज्म का आयतन हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और पिरामिड का आयतन हो गया 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, मतलब 1/3 हो गया। क्लियर है। तो अगर मान लो मैं किसी भी प्रिज्म और उसी ऊंचाई वाली, ठीक है दोस्तों, उसी ऊंचाई और सेम आधार वाले अगर प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अगर अनुपात पूछूं तो मैं इन दोनों को देखो अनुपात में अगर लिखूंगा तो ये सब देखो आधार का क्षेत्रफल ये कट जाएगा, ये 3:1 हो जाएगा। मतलब अगर सेम आपका आधार है और सेम उनकी हाइट है, ठीक है दोस्तों, सेम अगर उनकी हाइट है तो उनके आयतनों का अनुपात 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो प्रिज्म हो गया और पिरामिड हो गया। ठीक है, ज्यादातर आप देखना जो अपन जिन ठोसों के बारे में पढ़ेंगे वो इसी टाइप के होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले ले लेता हूं घनाभ। ठीक है दोस्तों, घनाभ, ठीक है, ये मैंने आप ले लिया यहाँ पे क्यूबॉइड। ठीक है, घनाभ मैंने ले लिया। अब आप देखो दोस्तों घनाभ कैसा होता है आपको पता ही है भाई, दिखने में तो ये क्या होता है, शंकु, आपका जो बेलन होता है, सॉरी आपका जो घन होता है ना, घन, उसी के जैसा ये होता है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं बना देता हूँ, इसमें और उसमें डिफरेंस, एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब जैसे ये दोस्तों आपका घन या घनाभ क्या होता है, घन का प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो क्या वर्गाकार होता है, और इसके लिए जरूरी नहीं कि इसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो इसमें देखिए 6 तो फलक हो गए दोस्तों, 6 फलक हो गए। ठीक है, एक ऊपर का, फिर ये साइड वाला 2, फिर इधर का 3, फिर ये 4, ठीक है दोस्तों, नीचे वाला, और फिर ये इधर का 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 फलक होते हैं। और इसमें देखो भुजाओं की बात करें, कोरों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है दोस्तों, ये आपकी 12 इसमें भुजाएं, 12 भुजाएं या कोरे होती हैं। ठीक है, 12 भुजाएं होती है। ठीक है दोस्तों, 12 आपकी भुजाएं हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोनों की बात करें तो कोने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोने हो गए दोस्तों। ठीक है, 8 आपके कोने हो गए। क्लियर है, 6 फलक हो गए, 12 भुजाएं हो गई, 8 कोने हो गए, ये आपका घनाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो अब इनके जैसे मान लो अपन क्या क्या, जैसे इसके क्षेत्रफलों के बारे में पढ़े भाई, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अगर मान लो अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया, TSA। अगर अपन इसके TSA की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखो दोस्तों। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, तीनों जो लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो ये आपकी L हो गई, और ये मान लो आपकी B हो गई, तो ये मान लो आपकी H हो गई, हाइट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो 6 पृष्ठ है। तो देखो जैसे मान लो ये जो नीचे वाला अपना है, ठीक है दोस्तों, नीचे वाला अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L इंटू B। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है जैसा क्षेत्रफल इसका है, जैसा क्षेत्रफल इसका है वैसा ही क्षेत्रफल इस ऊपर वाले का होगा। जैसा क्षेत्रफल इसका है, जैसा मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर ही तो है, एक दूसरे के विपरीत में है ये, लेकिन एक जैसे ही है। ठीक है, तो इसका भी वही L इंटू बी, तो इसका मतलब मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ और ये 2L इंटू बी लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो ये अपने इसका और इसका मान हो गया, काम हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं अपने इसकी बात करूं, जैसे ये एक तो इधर वाला पृष्ठ आ गया, ये जस्ट सामने वाला, और एक ये पीछे वाला पृष्ठ आ गया। ठीक है, इनकी बात करूं तो ये तो अपना क्या हो गया दोस्तों, चौड़ाई, और इसकी एक भुजा हो गई ऊंचाई। ठीक है, एक तो हो गई आपकी चौड़ाई और एक हो गई ऊंचाई, और इन दोनों का क्षेत्रफल भी सेम ही होगा। तो अपन क्या कर देते हैं, प्लस में करके इसको लिख देते हैं 2 और चौड़ाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलो ऊपर नीचे का हो गया और इन दोनों का हो गया। अब अपन इसका और इसका कर देते हैं। तो इसमें देखो दोस्तों, भाई एक भुजा तो आपकी हाइट हो गई और एक आपकी एल हो गई। ठीक है, एक आपकी लेंथ हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा। तो ये आपका देखो 2 और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा h गुणा एल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपके देखो अब ये सभी पृष्ठ आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, सभी पृष्ठ आपके आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसको अपन अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया एल बी और बी एच और एच एल। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये आपका हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है दोस्तों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें एक ये होता है वक्र पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे मान लो ये कमरा हो तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। जैसे ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई और इधर वाली अपने सामने वाली आ गई। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया ना। अपन ने सभी पृष्ठों को जोड़ दिया तो ये आया। अब इसमें देखो चारों दीवारों में भी देखो किस किस का क्षेत्रफल है भाई। तो आप जैसे मान लो इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार, तो इनका एरिया सेम होगा। तो जैसे मान लो मैं इधर वाली दीवार की बात करूं, इस दीवार की, ठीक है, इस पृष्ठ की या इस दीवार की बात करूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। और ये जैसा है वैसा ये है, तो ये आपका आ गया 2 लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 2 लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, प्लस अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो एक तो b और एक h, यानी एक तो आपकी यह चौड़ाई हो गई और एक आपकी हाइट हो गई, h हो गई। तो ये इधर का क्षेत्रफल है वही उधर का होगा। तो ये हो गया 2bh। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से देख लीजिए आप भाई 2h तो देखो कॉमन आ जाएगा और आपके पास l और b ब्रैकेट में रह जाएगी। तो ये हो गया आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया दोस्तों, 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई हो गया। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपना 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। ये किसका हो गया, अपना घनाभ का पृष्ठ, वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है दोस्तों, कमरा एक घनाभ के समान ही होता है। क्लियर, ये अपना ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, तो अब देखो, अब जैसे मान लीजिए ये अपने चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी आ गया। अब मैं बात करूं, देखो दोस्तों एक क्या होता है, अब जैसे मान लो इसमें आता है, क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया हुआ है कि भाई ये जो कमरा है ना, इसमें लंबी से लंबी एक जो छड़ रखी जाए उसकी उसकी माप क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर लंबी से लंबी छड़ रखी जाए तो उस छड़ की माप क्या हो सकती है। ठीक है, उस छड़ की माप क्या होगी। ऐसे कई बार पूछा गया है कि एक कमरा है, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है। ठीक है, तो उसमें लंबी से लंबी जो छड़ है उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, उसकी लंबाई क्या होगी। तो इसको अपन कहेंगे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, घनाभ का विकर्ण। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या होगा, घनाभ का विकर्ण। और ये आपका होता है अंडरूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यानी कि घनाभ का जो विकर्ण अपना होता है वो होता है
अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया घनाभ का विकर्ण, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आते हैं आयतन। अगर अपन घनाभ के आयतन की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया था घनाभ का आयतन। अब आपको पता है घनाभ का बेस, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जैसे घनाभ का बेस है वैसा ही घनाभ का टॉप है। ठीक है दोस्तों, तो टॉप और बेस दोनों सेम है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था वीडियो इसमें अपने स्टार्टिंग में कि अगर बेस और टॉप सेम हो तो वो आपका क्या होता है, एक प्रिज्म होता है। ठीक है दोस्तों, और प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या, वो प्रिज्म का आयतन क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये मैंने क्या बताया था, प्रिज्म में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आधार का क्षेत्रफल तो हो गया L इंटू बी और गुणा ऊंचाई, तो इसलिए जो आपका घनाभ है उसका आयतन अपन लिख देते हैं L B और H। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया, ये तो आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। क्लियर है? तो ये आपका हो गया इसका घनाभ का आयतन। क्लियर है दोस्तों, आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन ने देखो 4 सूत्र पढ़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का था, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल था 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर अपन ने एक पढ़ा है घनाभ का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और फिर अपन ने पढ़ा है आयतन, तो आयतन में अपन ने पढ़ा है दोस्तों यही आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना ये हो गया। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, इन पे आधारित कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा पहला एग्जाम्पल है, और ये है दोस्तों कि एक कमरा है और उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको 12, 10 और 8 मीटर दे रखी है। तो कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे तो देखो लंबाई तो अपन को कितनी दे दी, 12 मीटर, और चौड़ाई अपन को दे दी दोस्तों, चौड़ाई अपन को दे दी 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, और ऊंचाई अपन को दे दी दोस्तों 8 मीटर। ठीक है, ये अपन को दे दिया लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, आपको इसका क्या चाहिए, आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए कमरे का आयतन। ठीक है, तो आयतन चाहिए भाई, आयतन तो आपने पढ़ा ही था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, आयतन अपना क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से अपना 12 गुणा 10 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 12 × 96 यानी 960 आयतन है, मीटर क्यूब हो जाएगा, घन मीटर। ठीक है, और एक इसमें पूछा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का अपना सूत्र था ही, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपना क्या था दोस्तों, 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये अपना था। ठीक है, 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 गुणा ऊंचाई यानी ये अपना 16 हो गया, गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो ये 22 हो गया। ठीक है, ये 22 हो गया, गुणा कर देंगे 16 दूना 32 का 2 हासिल की 3, 16 दूना 32 और 3 35, तो ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली सूत्र पे बेस्ड था, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल था, सूत्र पे आधारित था पूरी तरह से, और आप आराम से इसको कर सकते हो। 2 नंबर का जैसे मान लीजिए दूसरा जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें मेरा जो है ये देखो दोस्तों क्या है कि इसमें अपना दोस्तों एक आयताकार चादर की लंबाई दे रखी है। ठीक है, एक आयताकार चादर की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है कि एक आयताकार चादर है, उसकी लंबाई तो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और उसकी चौड़ाई है आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें मतलब ये ऐसे आपकी एक चादर आ गई। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे एक चादर आ गई। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि इसमें से चारों कोनों से 5-5 सेंटीमीटर के वर्गाकार टुकड़े काट लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये एक 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा यहाँ से काट लिया, एक 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा यहाँ से काट लिया, एक 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा यहाँ से काट लिया, एक 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा यहाँ से काट लिया। क्लियर है दोस्तों? ये अपनी 40 थी और ये अपनी 30 है। ठीक है दोस्तों, वो अपनी 40 थी, ये अपनी 30 है। अब 40, ये 5-5 सेंटीमीटर के ये टुकड़े काट लिए, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का है ये। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली संदूक बनानी है, तो उस संदूक का आयतन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, खुली संदूक बनानी है। ठीक है, तो खुली संदूक बनाओगे मतलब देखो ये यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, मतलब अब जो ये पार्ट बचा ना ये वाला, इसको आप खड़ा कर दोगे, इधर से ये अपना खड़ा हो जाएगा और इधर से ये खड़ा हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा, मतलब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई तो ये रह जाएगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई तो ये रह जाएगी और ऊंचाई हो जाएगी ये 5 सेंटीमीटर। ये हुआ भाई, 5 इधर से कम हो जाएगा, 5 इधर से कम हो जाएगा, 5 इधर का और 5 इधर का। तो अगर मान लो अपन इसके संदूक जो बना है, अगर उस संदूक की लंबाई, अगर उस संदूक की लंबाई की बात करें तो संदूक की लंबाई भाई कितनी हो जाएगी, ये 40 था पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 5 इधर कम हो गया, 5 इधर कम हो गया, यानी कि 30 रह जाएगी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में देखो ये पूरी 30 थी, अब 30 में से 5 इधर का कट गया और 5 इधर का, यानी 10 कट गया, तो अपने पास 20 रह गया। ठीक है, और हाइट की अपन बात करें तो कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है? बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको इसका आयतन चाहिए, आयतन अपन ने पढ़ा ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हो गया अपना देखो 600, और 600 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसका अपना जो हुआ वो आ गया 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से देखो आप इनको आप आराम से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो क्वेश्चन को अपन को पढ़ना है, पढ़ के उसका डायग्राम बनाना है, उसको समझना है और समझ के फिर अपन को क्या करना है, सूत्र अप्लाई करना है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हल कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, 3 नंबर का एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, और बता देता हूं। 20 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे एक गोदाम में, ठीक है दोस्तों, एक गोदाम है जो 20 मीटर तो लंबा है, ठीक है दोस्तों, और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है दोस्तों, और 8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 8 मीटर आपका क्या है, ऊंचा है। क्लियर है? ये हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसमें कहा गया है कि इस गोदाम में 800 बोरी सीमेंट की आ सकती है। ठीक है दोस्तों, 800 बोरी जो है वो सीमेंट आ सकती है। ठीक है, 800 बोरी सीमेंट आ सकती है। क्लियर है दोस्तों? 800 बोरी। ठीक है भाई, तो इसमें कह रखा है यदि गोदाम की लंबाई को 2 गुना, अगर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि मान लो ऐसे कर लो 2L कर दिया, ठीक है, और चौड़ाई को 1.5 गुना, और चौड़ाई जो अपनी है उसको 1.5 गुना का मतलब 1 से 1/2, और ये हो गया 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि 3/2 गुना कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी तो और सब वो का वही है। और तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाए तो कितनी बोरी सीमेंट की रखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, मतलब आपका और तो सबको, इसको लंबाई को तो 2 गुना कर दिया, इसको 1.5 गुना कर दिया, और ऊंचाई भाई वो की वही है। तो अब आपसे पूछ लिया भाई बताओ, इसमें पहले तो 800 बोरी रखी जा सकती थी, अब कितनी रखी जा सकती है। तो पहले देखो क्षेत्र, आपका जो आयतन, आयतन क्या था दोस्तों, L इंटू बी इंटू एच। पहले आपका आयतन क्या था, L इंटू बी इंटू एच, और अब देखो कितना हो गया इसको, और ये आपका H आ गया। तो देखो LBS तो वो का वही है, ये आपका देखो इससे कट गया, यानी कि जो आयतन है ना वो पहले वाले का 3 गुना हो गया। ठीक है, आयतन जो है पहले वाले का 3 गुना हो गया, तो जो आपकी क्षमता है वो भी 3 गुना हो जाएगी भाई, जो आप उसमें रख रहे हो वो भी क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो आप इसको क्या कर दोगे, 3 गुना 800। ठीक है, यानी कि अब आप उसमें 2400 बोरी सीमेंट की रख सकते हो। अब आप उसमें कितनी बोरी रख सकते हो दोस्तों, 2400 बोरी सीमेंट की रख सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको बस थोड़े से सिस्टम से और थोड़े से सूत्र याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो आपकी ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, ये ऊंचाई है। 800 बोरी रखी जा रही थी पहले, अब लंबाई को 2 गुना कर दिया, चौड़ाई को आपने
1.5 गुना कर दिया और ऊंचाई आपकी वो की वही है। आपसे पूछ लिया गया कि भाई कितनी बोरी अब उसमें रखी जा सकती है, तो आपने इसको फटाफट हल कर दिया। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए, ये मेरा घनाभ का था। अब अपन पढ़ते हैं घन, क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, घन, तो ये अपन पढ़ेंगे क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसकी भी सेम देखो वही अपन, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मैं इसकी आकृति बनाऊं, या ये जो ठोस है ये भी, ये तो इसका अगर मैं बनाऊं तो वही सेम वही कहानी है। इसका क्या, प्रत्येक जो पृष्ठ होता है ना, वो आपका क्या होता है, इसका प्रत्येक पृष्ठ आपका होता है वर्गाकार। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रत्येक पृष्ठ होता है अपना, वो होता है वर्गाकार। और ये आपका जैसे घन बन गया। ठीक है, वही 6 फलक, ठीक है, 12 भुजाएं या कोरे और 8 कोने। ठीक है, सेम वो के वही होते हैं। ठीक है, चलो अब इसके भी जैसे मान लो मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं भाई, इसका टीएस है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना टीएस है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया, तो ये अपना देखो क्या है, 6 पृष्ठ है और एक वर्गाकार है, प्रत्येक वर्गाकार है, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें तो ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, सब मतलब सेम होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नहीं होती, बराबर ही होती है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये अपना हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलें आगे। तो घन का जो अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ वो हुआ 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्लियर है? और इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, ठीक है दोस्तों, अब सेम वही है, विकर्ण की लंबाई आपको पता है भाई, उसमें लंबाई गुना लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर था, तो इसमें जैसे भुजा का स्क्वायर, फिर भुजा का स्क्वायर और फिर भुजा का स्क्वायर, तीनों जगह यही आ जाएगा। तो आपको पता है ये हो गया आपका √3a²। अब आपको पता है अंडरूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर में होता है तो वो बाहर आ जाता है और बाकी 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये अपने पास आ गया भुजा √3। ठीक है, a√3 यानी भुजा √3, ये इसका विकर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आयतन की अगर बात करें अपन, आयतन, ठीक है, तो आयतन यहाँ पे देखिए आप, इसका आयतन अगर आप देखोगे तो मैंने क्या कहा था भाई, ये भी एक क्या है आपका प्रिज्म ही तो है भाई। इसका भी देखो जो बेस है, जो बेस है वही क्या है, टॉप है, बेस और टॉप दोनों सेम है, तो ये आपका क्या है, प्रिज्म। और प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल अपना क्या हुआ भाई, वर्ग है, वर्ग यानी भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर गुणा ए, ऊंचाई भी यही है, तो ये आपका हो गया a³। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गया घन का। ठीक है, तो घन का अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर हो गया, और इसके जो विकर्ण की लंबाई है वो भुजा √3 हो गई, और इसका जो आयतन है वो भुजा क्यूब हो गया। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह आपका हो गया घन का। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित भी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरा 1 नंबर का एग्जाम्पल है, तो 1 नंबर का एग्जाम्पल देखिए दोस्तों क्या है, जैसे मान लो इसमें मेरे को दे दिया कि 2 घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है। ठीक है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया। जैसे मान लो एक घन की भुजा अपनी a1 है और दूसरे घन की भुजा अपनी a2 है। ठीक है दोस्तों, अब अपन को क्या दे दिया, इनका अनुपात दे दिया। ठीक है भाई, जैसे इसका अगर मैं आयतनों का अनुपात दिया है तो, और वो अनुपात आपका कितना है दोस्तों, 8:27 है। ठीक है, 8:27 आपका क्या है, इनके आयतनों का अनुपात है। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो ये आपका हो गया एक इसका क्यूब, और ये हो गया इसका क्यूब, ये इनका आयतन हो गया। ठीक है, और ये आपको दे दिया 8/27,
ये आपको दे दिया दोस्तों 8/27। भाई इसका आयतन ये हो गया और इसका आयतन ये हो गया। तो यहाँ से अगर जैसे मान लो अपन इन भुजाओं को निकालें तो A1 का क्यूब 8 है, इसका मतलब A1 का मान 2 हो गया, और A2 का क्यूब जो है वो 27 है, तो A2 का मान अपना 3 हो गया। यानी कि ये अपन को पहले वाले घन की भुजा तो 2 मिल गई और दूसरे वाले घन की भुजा 3 मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो अपन से क्वेश्चन पूछा था भाई उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफलों का तो वही 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो ये तो अपना हो जाएगा क्या 6 गुणा A1 का स्क्वायर अनुपात 6 गुणा A2 का स्क्वायर, यही तो हुआ। तो यहाँ पे देखो ये 6 से 6 कट गया और ये अपना A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर ही आ गया। तो A1 का स्क्वायर अपना 4 हो गया और A2 का स्क्वायर अपना 9 हो गया। तो यही इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये आपका इस प्रकार से हल हो जाएगा, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलें आगे। चलिए और देख लीजिए एग्जाम्पल। 2 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों अपना कि 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से, मेरा क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से, घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के, 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घनाकार ठोस बनाए जा सकते हैं। भुजा के कितने घनाकार ठोस बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठोस बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है अपना। 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन है, उससे 6 सेंटीमीटर भुजा का मतलब कितने घन बनाए जा सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बनाना, गलाना, पिघलाना, ये छोटे बड़े ये बनाते हैं ना, तो इनमें आप हमेशा आयतन ही देखना। ठीक है, इसमें आयतन में ही परिवर्तन होता है, आयतन को ही अपन को देखना होता है। ठीक है, तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आपसे पूछा गया कि 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने ठोस बनाए जा सकते हैं, कितने ठोस घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन को क्या करना होता है, जैसे मान लो ये 6 सेंटीमीटर भुजा का है, तो इससे जो जितने भी घन बनेंगे उन सभी घनों का टोटल जो आयतन है वो इस घन के टोटल आयतन के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, जो इससे जितने घन बनेंगे उन सभी घनों के आयतनों का जो कुल योग है या टोटल जो आयतन है वो इसके आयतन के बराबर होगा। तो ऐसे मान लो, जैसे मान लो आपको पता नहीं है कि कितने घन, तो n मान लो। ठीक है, और इस एक की भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 6 क्यूब। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ये n है, घन है, पता नहीं कितने घन है, वो संख्या अपनी ये नंबर ऑफ वो जो नए घन बन रहे हैं उनकी संख्या है ये। ठीक है, इसी प्रकार से ये अपना हो गया क्या 18 का क्यूब। ठीक है भाई, इसका आयतन वही भुजा क्यूब और इसका आयतन अपना ये। तो n बराबर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए घनों की संख्या। तो देखो दोस्तों n बराबर अपना हो जाएगा 18 गुणा 18 गुणा 18 और बट्टे में 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, तो ये देखो 36 18 और ये देखो 36 18 और ये देखो 36 18। तो आपका उत्तर आ गया दोस्तों कितना 36 18, 36 18, 36 18 कट गया और 27 आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब आप अगर इस भुजा के घन बनाते हो तो आप कितने घन बना सकते हो, आप बना सकते हो 27। क्लियर है। तो ये गलाना पिघलाना ये जो दोस्तों होते हैं ना, ये अपना क्या होता है, इसी प्रकार से हल होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है दोस्तों 3 नंबर का। जैसे अपना क्वेश्चन है कि दोस्तों इसमें क्वेश्चन अपना ये है कि एक होज है। ठीक है, एक होज है आपका और उस होज की, ठीक है, उस होज की लंबाई है 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 मीटर होज की लंबाई है। ठीक है, और उसकी चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, अब चौड़ाई तो देखो ये चौड़ाई हो गई उस होज की।
ठीक है दोस्तों। चौड़ाई उसकी कितनी है, चौड़ाई उसकी है दोस्तों आपकी 8 मीटर। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या थोड़ा पानी भरा हुआ है हौद में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पानी भरा हुआ है। मैं इसको मतलब ऐसे ले लेते हैं अपन, है ना, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है भाई, इसके आप देख लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये अपना हौज है 10 मीटर और ये अपन ऐसे ले लेते हैं थोड़ा सा ना, समझ में अच्छे से आ जाए। अब जैसे ये हौज है और इसमें पानी भरा हुआ है दोस्तों, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये 10 मीटर तो लंबा है और 8 मीटर ये चौड़ा है। ठीक है, और ये ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऐसे कहा गया है कि भाई इसमें 2 मीटर भुजा का, अगर 2 मीटर भुजा का कोई घन डाल दिया जाए। ठीक है, आपने क्या किया, 2 मीटर भुजा का इसमें क्या कर दिया, घन डाल दिया। 2 मीटर भुजा का एक घन डाल दिया दोस्तों, है ना। क्वेश्चन ये है कि 2 मीटर भुजा का अगर घन डाल दिया जाए, ये मान लो आपने घन डाल दिया 2 मीटर भुजा का। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें पानी जो है ना वो कितना ऊपर उठ जाएगा। भाई पहले तो पानी इतना था, अब ये घन डाल दिया तो भाई पूरा डूबेगा घन, तो ये पानी आपका इतना आ गया। तो इसमें ये पूछा गया है कि ये कितना ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी जो वर्दी हुई है ना, इस वर्दी को इसमें पूछा गया है कि ये पानी कितना ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीधी सी बात है भाई, भाई जितना ये घन का आयतन है उतना ही इस ऊपर उठे हुए पानी का आयतन होगा। ठीक है भाई, ये जो पानी जितना ऊपर उठा हुआ है, जो उठा है इस घन को डालने से, तो इस घन का आयतन इस पानी के बराबर होगा। क्लियर सी बात है, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, इस घन का आयतन आपके किसके बराबर होगा, इस घन का आयतन इस पानी के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अपना ये हो गया दोस्तों, तो वही आधार का क्षेत्रफल हो गया और गुणा ऊंचाई, ये तो आपकी इस उठे हुए पानी का आयतन हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आधार तो आपका आयताकार है, तो ये हो गया 10 गुणा 8 और ऊंचाई अपनी ये हो गई। क्लियर है भाई, प्रिज्म ही तो हुआ, तो ये अपना 10 गुणा 8 गुणा ये हो गया। क्लियर है। अब इस घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यूब, और भुजा इसकी क्या है, 2 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी सब मीटर में, 2 मीटर यानी भुजा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अपना 8 हो गया, 2 की क्यूब का मतलब 8, तो ये इससे कट जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, यानी h बराबर आ गया 1/10 यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो पानी की जो सतह में परिवर्तन हुआ है, जो पानी आपका ऊपर उठा है वो अपना कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जो पानी ऊपर उठा है ये अपना हो जाएगा कितना, 0.1 मीटर आपका ये ऊपर उड़ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, 0.1 मीटर आपका ये ऊपर उड़ जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो ये अपना हो गया घन और घनाभ का जो आयतन था, और इससे रिलेटेड जो आपके और भी जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के, टीएसए के, इनके जो क्वेश्चन थे, जो सूत्र थे, वो भी अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे वाले वीडियो में मैं आपके जो बेलन है, गोला है, ठीक है, और शंकु है, शंकु छिन्नक है, उनके आयतन लेकर आऊँगा, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पढ़िए, समझिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।